हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एचएएल द्वारा तेजस को एक्सपोर्ट करने के जो एफर्ट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है, जिसके अंतर्गत कई पोटेंशियल कस्टमर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें मेनली मलेशिया, अर्जेंटीना और इजिप्ट जैसी कंट्री जो हैं वो पोटेंशियल बायर दिखाई देते हैं। मलेशिया की बात करें तो इनके एलसीए कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा और इनकी 18 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। ऑल दो पिछले कुछ दिनों में जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ये इशारा करती हैं कि इनकी चॉइस जो है वो कोरियन FA50 हो सकता है। बाकी बात करें इजिप्ट की तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छी खासी है, करीबन 70 के आसपास एयरक्राफ्ट चाहिए। वहीं पर अर्जेंटीना की बात करें तो इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से कम ही इनको नंबर चाहिए, 13 के अप्रॉक्स इनको एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। बाकी कोलंबिया भी एक पोटेंशियल कस्टमर निकलकर सामने आता है जिनकी रिक्वायरमेंट भी 15 से कम ही रहती है। तो इजिप्ट को छोड़कर बाकी कंट्रियों की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 से कम ही है। इजिप्ट यहाँ पर एक ऐसा केस है जहाँ पर प्रोडक्शन लाइन ही शिफ्ट करने की बात जो है वो करी जा रही है, साथ में एक्सपोर्ट राइट्स भी देने की बात यहाँ पर करी गई है। तो इस एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से कई सवाल ये उठ रहे थे कि अगर इंडियन एयरफोर्स की ही रिक्वायरमेंट पहले पूरी नहीं की जा रही है एचएएल द्वारा तो एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा। और ये आरोप जो है वो जायज़ भी हैं। पिछले कुछ सालों में जो हमें प्रोडक्शन रेट मिला है वो 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से मिला है, जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 40 के आसपास एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए गए थे। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखते हुए प्रोडक्शन करना है तो कम प्रोडक्शन रेट से ही हमें सेटिस्फाइड रहना था। लेकिन अब 83 एयरक्राफ्ट के और ऑर्डर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एचएएल ने गियर अप किया है और एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया था पिछले साल ही, जो कि मदद करेगी इस प्रोडक्शन रेट को 8 से 16 ले जाने में। तो जो तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन होगा वो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से होगा। माना यह जाता है कि ये 2024 में स्टार्ट होगा और 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो सारी डिलीवरीज जो है वो 2029 तक ख़त्म होंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम खुद को ही एयरक्राफ्ट जो है वो 5 साल में डिलीवर कर पा रहे हैं और 2029 तक तेजस मार्क 1A को डिलीवर कर पा रहे हैं तो एक्सपोर्ट के जो एयरक्राफ्ट है वो हम कहाँ से डिलीवर करेंगे। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो निकल कर सामने आया है। एचएएल का जो नासिक डिवीज़न है जो कि Su-30 MKI के प्रोडक्शन के लिए फ़िलहाल लगा हुआ है और लास्ट 12 Su-30 MKI के जो ऑर्डर हैं वो अगर दिए जाते हैं तो उनके प्रोडक्शन के बाद ये जो प्रोडक्शन लाइन है वो 1 साल में खाली होगी और उसके बाद से इस प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट किया जा सकता है तेजस मैन्युफैक्चरिंग के लिए और यहाँ से करीबन 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से तेजस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और डिलीवर किए जा सकते हैं। तो तेजस का जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो बढ़कर 24 हो जाएगा 1 साल में, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए जाएंगे और 8 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे। लेकिन ये तभी किया जाएगा जब एचएएल को तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले और क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, अगर हम इजिप्ट का केस हटा दें तो 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर का जो प्रोडक्शन रेट है वो बाकी पोटेंशियल कस्टमर के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 20 से कम है। तो 2.5 to 3 ईयर्स के बीच में आप सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में सक्षम होंगे अपने सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को, और वो भी बिना अपनी डोमेस्टिक डिलीवरी को अफेक्ट किए हुए। साथ ही साथ नासिक से ही आप स्पेयर पार्ट की सप्लाईज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसा कि पहले से नासिक से किया जाता है रशियन एयरक्राफ्ट के लिए। और यहाँ पर ये बात आपको बता दें कि रशियन एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स को लेकर नासिक से जो डिलीवरी है वो खाली इंडियन एयरफोर्स को नहीं होती है बल्कि फॉरेन एयरफोर्सेस को भी होती है। तो यहाँ से प्रोडक्शन और आफ्टर सेल सर्विस का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी नेचुरल रहने वाला है। बाकी इजिप्ट की बात करें तो अगर इजिप्ट द्वारा एचएएल तेजस को चूज़ किया जाता है तो इनिशियली कुछ एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो इजिप्ट में मैन्युफैक्चर होंगे। तो शुरुआत के 1 या 2 ही बैच इंडिया में बनेंगे ताकि तब तक जो प्रोडक्शन लाइन है वो इजिप्ट में सेटअप हो जाए, उसके बाद से जो प्रोडक्शन है वो इजिप्ट में होगा। तो यहाँ पर भी डोमेस्टिक डिलीवरीज जो है वो नहीं इफेक्ट होंगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जब हम एक नई प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करते हैं तो ये कॉस्टली काम होता है, आपको लेबर ज़्यादा चाहिए होता है, आपको नए जिग्स लगाने पड़ते हैं, नई मशीनें लगानी पड़ती हैं। तो अगर आप एक प्रोडक्शन लाइन को खाली 1 या 2 साल के लिए यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा फ़ायदा के बजाय, और इस नुकसान को रिकवर करने के लिए आप जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें आप कॉस्ट को ऐड करेंगे ताकि आपका नुकसान ना हो। और ये नेचुरल है कि एयरक्राफ्ट का जो पर यूनिट प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो और साल काम करेगी, जिसकी वजह से आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप वहाँ से निकाल पाएंगे और एयरक्राफ्ट का जो पर यूनिट प्राइस है उसे आप कम रख पाएंगे।
तो स्लो प्रोडक्शन रेट के लिए HAL को जिम्मेदार ठहराना यहाँ पर सही नहीं है। ऑर्डर्स क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड थे, तो एयरक्राफ्ट की पर यूनिट प्राइस बढ़ाकर फास्ट प्रोडक्शन जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता था, इसलिए इनिशियल ऑर्डर्स में खाली एक ही प्रोडक्शन लाइन थी। अब जो ऑर्डर हैं वो 83 पहुंचे हैं, तो दोनों प्रोडक्शन लाइन जो है वो कम से कम 5 साल वर्क कर सकती है और यहाँ पर प्रॉफिटेबल चीज़ें रखी जा सकती हैं कॉस्ट को कम रखते हुए। फर्दर ऑर्डर मिलते ही एक और प्रोडक्शन लाइन जो है वो चालू हो जाएंगी और वहाँ से फर्दर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। बाकी ये बात भी आपको बता दें कि जो 8 इनिशियल ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने थे वो भी बनकर तैयार हैं और अगले साल तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।